आज यहीं से जो है वो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, द डेरिवेशन ऑफ इमेज ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो उसको इमेजिन करना है कि क्या है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि एक जैसे पेपर वेट होता है ना, ग्लास का पेपर वेट को इमेजिन कर लो और उसको जो है वो हाफ जो है वो उसको कट कर दो, या उसका सम पार्ट जो है वो कंसीडर कर लो, तो वो एक कर्व्ड सरफेस जो है वो तुम्हें मिलेगा। उस कर्व्ड सरफेस पे कुछ इस तरह से ये कर्व्ड सरफेस हो गया। अब जैसे ये दिख रहा है कर्व्ड सरफेस, इसको हम क्या नाम देंगे? कौन सा कर्व्ड सरफेस बना? ये कर्व्ड सरफेस हुआ, दैट इज अ कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस बन गया है। जैसे देख सकते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस है, जिसमें ये एक्स वाई जो है वो इसका कर्व सरफेस का जो है वो हम यहाँ पे अपर्चर ले लेते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये है पोल, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये जो लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है वो हम पॉइंट साइज ले रहे होते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज ले लिया, जिससे जो वो रे गई जिस पॉइंट पे जो है वो जहाँ उस कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस पे जो है वो ये हिट कर रही है, वहां पे फिर क्या करेंगे? एक नॉर्मल जो वो ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल जो है वो हमेशा क्या यहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। अगर ये जो है वो एक प्रॉपर एक स्फेरिकल जो वो बॉडी है, तो उसके जो है वो सेंटर से जो है वो पास हो रहा होगा। ये एंगल जो है वो उसको बोल सकते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम जा रहे हैं डेंसर टू द रेयरर। डेंसर टू द रेयरर ही हुआ ना कि यहाँ पे जो है वो लेट्स से यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और इसके अंदर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, क्योंकि ये ग्लास है। तो जो है वो रे जा रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। सो रेयरर टू डेंसर जाती है रे, जब आर रेयरर टू डेंसर रे जब ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल से जो वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो वो रे बेंड करेगी, दिस इज दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो है वो हमारा इमेज बनाएगा, इसलिए मैंने इसको आई दे दिया। एक बार फिर से देख लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओ है, उससे जो है वो रे चली, इस पॉइंट पे जो वो हिट करी, इस पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं, ए कह देता हूं मैं। सो ओ ए इज द इंसिडेंट रे एंड ए आई इज द रिफ्रैक्टेड रे। सो ओ ए जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए रहेगी और ए आई जो है वो इमेज के लिए जो है वो होगी। बाकी इनसे रिलेटेड और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा कहां से मेजर करना है? पोल से जो है वो मेजर होगा। अगर पोल जो है रे आगे जो है वो हमने इससे रिगार्डिंग जो है वो कन्वेंशन भी जो है वो पढ़ लिए हैं कि कन्वेंशन कैसे अप्लाई करने हैं। जो इंसिडेंट रे होती है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये मान लो ये मैंने डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो वो ये ड्रॉ कर दी, तो ये वाले जो डायरेक्शन रहेगी ये जो है वो हमेशा क्या रखनी है? पॉजिटिव रखनी है। यानी कि रे जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, अभी जो हमारी स्क्रीन पे बना हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, बट ऑल द डिस्टेंस, ये सब जो है वो हमारी जंक्शंस में होता है। फिर उन्हीं से जो है वो हमारी साइन कन्वेंशन जो है वो स्टार्ट होती हैं। तो हमने क्या जो है वो ऑलवेज ऑल जो डिस्टेंस है, ऑल द डिस्टेंस दे शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब मैं पोल से अगर किसी डिस्टेंस को मेजर करूंगा, कौन सा डिस्टेंस? मान लो ओ का, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है हम यू से जो है वो नोटेशन रखते हैं। तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। अब क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो देखो, हमने जो पोल से जो है वो चले, कैसे जा रहे हैं हम? पोल से लेफ्ट की तरफ, जबकि डायरेक्शन जो पॉजिटिव क्या रहेगी? राइट वाली साइड जो है वो पॉजिटिव रहेगी, जैसे हमारी अभी डायग्राम बन रखी है। तो इंसिडेंट डायरेक्शन जो है वो हमेशा जो पॉजिटिव रखनी है, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से मेजर करने हैं। तो अदरवाइज अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है तो वो जो नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे पी और सी के बीच में। पी से सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस, इसको बच्चे हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे आर से जो नोटेशन होगी। अभी हम पूछेंगे कि यहाँ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? अभी जो है, क्योंकि मैं पी से पोल से मेजर करूंगा तो मैं राइट तरफ जो वो जा रहा हूँ सी के लिए, तो ये क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रहा। ऐसे ही एक और डिस्टेंस जो वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज इमेज का।
यानी इमेज जो है वो कहाँ बनी है, पर ये डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर हो रहा होगा, ये डिस्टेंस जो मेजर हो रहा होगा पोल से, और इस डिस्टेंस को जो वो हमने नोटेशन जो बना रखी है वो v से है, तो u जो है वो इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये भी अगेन फ्रॉम द पोल, पर यहाँ पे v भी जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसी से रिलेटेड जो हम इमेज जो वो डेरिवेशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज जो वो इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इससे कैसे आपस में जो वो रिलेट करेंगे, तो उसी को जो इमेज की डेरिवेशन जो बोला जाता है। सो रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और सरफेस कैसा ले लिया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। तो हमने पहले भी ऑलरेडी करा था कि कॉन्वेक्स होता है जब सरफेस, कॉन्वेक्स के लिए इमेज जो होगी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए दो इमेज जो वो बना सकता है, एक रियल, और रियल इमेज का किसे बोला जाता है, जहां पे एक्चुअल में रेज जो वो सारी की सारी जो वो मीट कर रही होंगी, तो जहां पे एक्चुअल में रे मीट करती हैं उस किसी उस पॉइंट पे, तो वहां पे इमेज जो बनती है वो रियल इमेज बनती है। दूसरा इमेज जो वो कॉन्वेक्स बना सकता है, दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो वो तब बनती है जब उस पॉइंट पे रे एक्चुअल में जो वो मीट करने के बजाय जो वो वहां से क्या हो रही होंगी, दे अपीयर्स टू बी डाइवर्ज, तो वहां जहां वो एक्चुअली मीट करी तो वहां पे बना दी रियल इमेज, और जहां पे वो एक्चुअल मीट नहीं कर रही हैं वहां पे जो है वो वहां वो जो वो वहां से जो वो अपीयर्स टू मीट हो रही है, मतलब वहां पे जो वो ये डाइवर्ज कर रही होती है, तो वहां पे इमेज क्या बनती है, वर्चुअल। पर जब हम कॉन्केव सरफेस की बात करेंगे तो वो सिर्फ ओनली वर्चुअल इमेज बनाएगा, वहां पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उस पर डिपेंड नहीं करता है। बट जो ये वर्चुअल के केस में है, मैं ये स्पेशली जो है वो वर्चुअल का केस जो है, तो इस केस में जो है वो वर्चुअल इमेज ओनली कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड, या भी तो क्योंकि ये लेंस होता तो मैं बोलता नेक्स्ट जो है ये सरफेस, ये नॉर्मल था, ये जो इमेज होगी आई, ये ए है। अब एंगल डिफाइन करने लगे हैं। ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाएगा, इमेज के साथ जो वो एंगल बीटा बनाएगा, और जो नॉर्मल था उस वो एंगल क्या बनाता है, गामा। सो हियर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वाई इंसिडेंट, यानी ऐसे बोल दो ऑब्जेक्ट ने बनाया, इमेज ने बनाया, और नॉर्मल जो है वो उसने जो है वो बनाया, अल्फा बीटा गामा। ये भी अंजम्पशन में रहेगा कि अल्फा बीटा गामा जो वो भी स्मॉल होंगे। ये एंगल जो है वो आई था, और ये एंगल जो है वो आर है हमारा। अब क्या है कि जब भी म्यू को से रिलेटेड डेरिवेशन होगी तो हमें हर हाल में स्नेल्स लॉ जो वो लगाना पड़ेगा, और स्नेल्स लॉ जो वो साइन आई बाई साइन आर है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर जो वो ढूंढने होंगे।
एंगल आई भी हमें पता है कि एंगल आई जो है वो एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये दो लाइन के साथ जो वो हम ड्रॉ करते हैं, एक इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल के साथ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। और जो रिफ्रैक्टर रे होगी और जो नॉर्मल होगा उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर बनता है। तो पहले मैं आई के लिए जो वो बात करूंगा, अल्फा बीटा गामा आर जो वो स्मॉल, ये सब जो है वो हमारी कंजम्पशन में रहेगा। ये जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये अंदर का जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। सो हियर ये सिंस ये लिख लेना कि अल्फा बीटा जो है वो अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल एंगल्स। नाउ पहले हम ट्राइंगल की बात करें AOC में। ट्राइंगल AOC में जो अगर मुझे जो है वो एंगल अल्फा जो है वो अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ए से जो है वो एक नॉर्मल जो वो ड्रॉप करते हैं। पहले वो भी लिख लें कि हमने क्या किया, एक AN जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है किस पे, जो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कि ओपी लाइन पे। ठीक है। सो एंगल जो ट्राइंगल AOC है, इस ट्राइंगल AOC में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, यानी एंगल आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और जैसे हमें दिख रहा है अल्फा और गामा जो है वो इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल AOC में। तो यहां से हमारे पास आई आ गया, आई इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन गामा। ये नेक्स्ट स्टेप में जो है वो टेन से रिप्लेस कर देंगे। क्यों कर दिए, क्योंकि एंगल जो स्मॉल है तो टेन में जो है वो ये इक्वल होंगे, तो टेन से जो है वो लिख दिए। अब टेन अल्फा के लिए जो वो ट्राइंगल जो वो क्या रहेगी, टेन अल्फा के लिए जो वो ट्राइंगल क्या होगी, टेन अल्फा के लिए ट्राइंगल है OAN, राइट, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AN जो है वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या है हमारा NO, ये हो गया। ऐसे टेन गामा के लिए जो ट्राइंगल होगी ANC, तो AN अपॉन बेस, बेस हो गया हमारा NC। सिमिलरली अब जो है वो इस साइड में लिख रहा हूं, अब आर के लिए अगर हमें लिखना है तो आर के लिए जो है वो ट्राइंगल ACI, क्योंकि आर जो है वो दो, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल के साथ जो है वो एंगल आर बनता है। यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है जो एंगल आर और एंगल बीटा है, ये जो है वो दोनों इंटीरियर है और गामा जो है वो एक्सटीरियर है। सो आई कैन राइट गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, बट हमें क्या चाहिए, हमें एंगल आर से मतलब है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा गामा माइनस बीटा। सिंस दे आर स्मॉल सो वी कैन रिप्लेस देम बाय देयर टेंजेंट, सो tan गामा माइनस tan बीटा। नाउ tan गामा के लिए जो वो फिर से वही सेम अभी लिखा था AN अपॉन NC, और tan बीटा के लिए जो वो AN अपॉन बीटा के लिए NI, क्योंकि इमेज के लिए जो मैं आई जो वो चूज कर रहा हूं। हमारे पास एंगल आई और एंगल आर आ चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू द जो वो स्नेल्स लॉ, सो क्या था स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इंसिडेंट एंगल बन रहा हो, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे जो वो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा हो इनटू साइन आर। अब एज आई कॉमा आर स्मॉल, सो साइन आई किसके इक्वल, नियरली इक्वल टू आई, और साइन आर जो है वो किसके इक्वल, नियरली इक्वल टू आर के इक्वल। तो एंगल के ही इक्वल जो पुट करनी है, दैट मीन्स आई कैन राइट μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर। अब आई और आर जो है वो अभी लिखे हमने, सो μ1 इंटू आई के लिए क्या आया था, AN अपॉन NO प्लस AN अपॉन NC, यही था।
इक्वल टू म्यू टू इंटू ए एन अपॉन एन सी माइनस ए एन अपॉन एन आई, यही था। नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा होगा ए एन जो है वो सभी से जो है वो कैंसिल आउट, और म्यू वन को जो है वो बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया म्यू वन अपॉन एन ओ प्लस म्यू वन अपॉन एन सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन एन सी माइनस म्यू टू अपॉन एन आई, ये रहा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके जो लिख रहे हैं, तो ये बन गया हमारा म्यू वन अपॉन एन ओ प्लस म्यू टू अपॉन एन आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एन सी। राइट बच्चों, यहां तक ओके है ये स्टेप। अब क्या करेंगे, इसमें एन जो था, सिंस ये भी हमारी एजम्पशन में रहेगा, लास्ट टाइम लिखाई थी कि सिंस दिस एन जो है वो एन लाइज क्लोज टू ओ, क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल है, क्लोज टू ओ सॉरी क्लोज टू पी, सो देयरफॉर एन की जगह जो है वो क्या लगा देंगे हम, देयरफॉर एन जो है वो क्या है, किसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, पी से। तो ये फार्मूला बन के आ गया हमारे पास म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई equal to mu2 minus mu1. This is the difference between the refractive indices upon PC. Very important ये वाली इक्वेशन जो है, मैक्सिमम जगह जो है वो जब हम लेंस मेकर फार्मूला तो उसमें यहीं से जो है वो स्टार्ट करा जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वहां पे साइन कन्वेंशन जो वो अप्लाई कर दो। तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, तो क्या है वो साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो पी ओ जो वो यू है, प्लस होगा या माइनस, तो ये माइनस था, फिर पी आई ये है इमेज का डिस्टेंस, ये होगा प्लस वी, और पी सी ये है हमारा रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो आर वो भी प्लस में रहेगा। तो रिलेशन आ गया म्यू वन अपॉन यू माइनस प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, क्योंकि आर जो है अभी पॉजिटिव आ रहा है। ये फार्मूला हुआ जब रिफ्रैक्शन हो रही हो फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये फार्मूला जो वो हो जाएगा, इसको थोड़ा और चेंज करके अगर लिखना हो तो हम इसे म्यू वन से जो वो अगर डिवाइड कर दें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप भी जो वो करा जा सकता है, कई बार शो करने के लिए आया होगा, तो डिवाइडिंग बाई म्यू वन, तो म्यू वन से जब डिवाइड करेंगे तो पहले में जो बच जाएगा माइनस वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम म्यू कहते हैं, तो म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये म्यू माइनस वन अपॉन आर। तो ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म में भी जो वो लिखा जा सकता है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन जो है वो ये आ गई। ऐसे बड़े कोई मान लो न्यूमेरिकल लेना हो तो इससे रिलेटेड कि तुम्हें म्यू वन और म्यू टू दे रखे होंगे, तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा होगा, तुम्हें बोला होगा वी बताओ कहाँ पे इमेज जो है वो, कि फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो बताओ कहाँ पे होगी विद रिस्पेक्ट टू द पोल। अगर विद रिस्पेक्ट टू द पोल बोला हुआ है तो तुमने पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, अगर बोला होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस जो वो मेजर करके जो बताना है। मतलब ये कि ये ऐसे है, यहाँ पोल, तो कहाँ जहाँ पे इमेज बन, मान लो ये यहाँ पे इमेज बनी है, तो पोल से ये इमेज का डिस्टेंस जो वो क्या है, v है। अगर मान लो पोल के रिस्पेक्ट में बोला उसका इमेज का डिस्टेंस तो v हुआ। अगर यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब अगर डिस्टेंस बोलना पड़ेगा तो हमें ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो है वो ये दोनों जो वो ऐड करके जो वो बोला होगा। तो o के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो ये बना इमेज का, तो दैट इज u प्लस v। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं।
तो ये यहाँ पे u प्लस v जो है वो चूज कर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनाते हैं कि लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो पहले एयर है तो 1 हो गया, ये ग्लास है तो इसको 1.5 ले लेते हैं, कॉन्वेक्स ही सरफेस है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर पे। तो हमें v जो है वो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, v जो है वो निकालना है। तो μ1 और μ2 गिवन है, तो जल्दी से करें क्वेश्चन फार्मूले में पुट। सो जहां यहाँ जो है वो याद जो करने वाली चीज है कि ये जो μ1 है, ये जहां तुम u चूज कर रहे हो तो u जहां पे होगा यानी कि ऑब्जेक्ट जहां पे होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो चूज किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो है एयर में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी होगी 30। अब विद द साइन कन्वेंशन के साथ जो है वो, तो वो कितनी है इसकी जो है वो u की वैल्यू जो वो क्या है हमारी, माइनस साइन तो पहले से था, और u जो है वो क्या रखना है तुमने -30। ये बहुत जरूरी है कि कन्वेंशन जो वो चूज कैसे करने हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है, पूछ सकते हैं। प्लस म्यू टू कितना था 1.5 डिवाइडेड बाई v के तो हमें पोजीशन जो वो फाइंड करनी है, तो v कहाँ बन रही है हमें अभी पता नहीं, इसलिए इसके साथ कन्वेंशन जो है वो जैसे है वैसे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो पुट कर दो, इसके साथ अपने आप v के साथ कन्वेंशन जो वो आ जाएगी, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 -1 डिवाइडेड बाई जो r है। हाँ, तो साथ में रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है वो भी गिवन होगा। तो लेट्स से जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर ये था, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप होना था, ये इमेज थी, ये c है, और p से लेकर c जो है वो लेट्स से 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो r जो है वो हमारा कितना हो गया, r जो है वो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में होगा, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलना है। अब इसको सॉल्व करो तो v की वैल्यू जो वो कितनी आ रही है, ये प्लस हो गया 0.5, तो v की वैल्यू आ गई आई थिंक प्लस 90 सेंटीमीटर। अब एक चीज कि v की वैल्यू जो प्लस में आ रही है, दैट मीन्स जो इमेज है वो हमारी राइट साइड में जो वो बन रही होगी, जैसे कि डायग्राम अभी बनी थी, पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो वो इमेज बन रही है। अगर इमेज जो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो कौन सी इमेज बनेगी, ये इमेज जो वो क्या होगी, यानी कि यहाँ पे जो वो ये रियल होगी, यानी रेज जो वो एक्चुअली में क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी। जहां रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहां उसे जो वो वहां पे इमेज कौन सी बनती है, रियल इमेज बनती है। तो थोड़ा u और v का जो है वो है अक्सर जो है वो तो मैं याद कर सकते हैं कि अगर u और v के, ये u एंड v हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, देन इमेज जो है वो इज रियल। आसान है याद रखना, और यानी कि मिरर के जो जैसे, चलो मिरर का तो याद करने की जरूरत नहीं है, मिरर वाला है नहीं अब सिलेबस में, तो मिरर के ऑपोजिट की तरह सोचते हैं इसमें। और अगर u और v हैव सेम साइन, if u and v have same sign, सेम साइन मतलब चाहे पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, सेम साइन, देन ये देन है, देन इमेज इज वर्चुअल। तो ऐसे
क्वेश्चन जो है वो कई सारे मान लो u दे रखा है तो v फाइंड आउट करो, और कई बार u और v दे रखे होंगे तो तुम्हें r रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो फाइंड आउट करना है, μ1 और μ2 जो वो ऑलरेडी गिवन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जो वो इसके ऊपर बनते हैं। ऐसे लेट्स से एक और लें, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस के लिए। डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है? सो एक a parallel beam of light is traveling in water is refracted through a spherical air bubble। तो ये एक एयर बबल है जो कि वाटर में जो है वो जो बना हुआ है, दिस इज ए एयर बबल। तो एयर है तो उसका तो पता चल ही गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा, 1। और यहाँ पे जो है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.33, या समटाइम इसे जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो क्या है 4/3, और इसका म्यू जो है वो क्या है 1। अब बच्चों मैंने यहाँ पे सिर्फ म्यू लिख रहा हूँ, तो जैसे कि हमें पता है कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो रिलेटिव दिए गए होते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू द एयर ही जो है वो हमें गिवन होते हैं। तो μ1 और μ2 जो चूज करने वाली बात आएगी कि किसे μ1 लिया जाए किसे μ2 लिया जाएगा, वो देखना ये है कि कैसे रे जो वो ट्रेवल करने लगी। अभी इसने कहा कि a parallel beam of light is traveling in water is refracted through a spherical air bubble and the final image is formed। तो क्वेश्चन में find the position of the final image। तो क्वेश्चन क्या है, find the position of the final image। अब ये फाइनल इमेज जो वो क्यों कह रहा है पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, वो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो वो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो बने थे, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक ग्लास का जो ग्लास स्फीयर जो वो हमने इमेजिन करा था, हमने जो वो लेट किया था, जैसे पेपर वेट होता है उसकी तरह जो है वो उस पेपर वेट का जो है वो एक पोर्शन जो है वो काट दिया जाए तो वो एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो मिलेगा, और वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो सरफेस जो वो क्लियरली जो पता चल रहे होंगे कि दो कर्व सरफेस है। सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, एक चीज ये फाइंड करनी है, और दूसरा जो है वो ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम जो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए पहले हमें पोजीशन जो वो पता चलनी चाहिए कि इमेज जो वो कहाँ पे बन रही है। फर्स्टली जो है वो रे जो है वो कैसे, ये सबसे पहले जो है वो लेट्स से ये जो है वो एक ये कौन सी लाइन बोली जाती है, ये कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सेस। मैं PA से कर रहा हूँ, ये पोल हो गया P1 एक कर्व्ड सरफेस के लिए, ये पोल हो जाएगा P2 दूसरे कर्व्ड सरफेस के लिए। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा ना कि रे जब एंटर करेगी तो इस एयर बबल से जो वो दूसरी तरफ जो वो पास कर गई। सो दो जगह पे रिफ्रैक्शन जो वो हो रही होगी। तो सबसे पहले पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जो वो हम रिफ्रैक्शन जो वो करवाते हैं, और रे कैसी आ रही है ये भी उसने कह रखा है, कैसी रे है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो वो ये ड्रॉ कर देते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी। पैरेलल पैरेलल बीम ऑफ लाइट बीम है, जिस जगह जहां पे ये जो इंसिडेंट होगी वहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल जो है वो हमेशा स्फेरिकल सरफेस के केस में जो वो कहां से पास करता है, उसके
सेंटर से, तो ये इसका जो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, ये पहली सिचुएशन में। अब हम जा रहे हैं डेंसर टू द रेयर। कैसे? बाहर जो है वो वाटर है, 4/3 है, एयर है, एयर बबल है, तो यहाँ पे जो है वो मान के चल रहे हैं, तो डेंसर टू द रेयर, तो रे क्या करेगी? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे कुछ जो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो वो ये चलेगी, यहाँ तक तो हमें जो, तो ये जो अंदर एयर बबल के अंदर जो वो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे बन रही है, जो इमेज का जो वो काम कर रही होगी। तो पहले तो हम ये बता देखें कि ये इसकी पोजीशनिंग जो है वो क्या है, कहाँ पे इसकी जो वो इमेज जो वो बनी होगी। फिर दूसरी सिचुएशन क्या आएगी, ये रे जो जा रही थी वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, फिर क्या किया जाएगा, वहां पे फिर से एक इस पॉइंट पे जो वो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। नॉर्मल अगेन जो है वो कहाँ से पास करेगा, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हम जा रहे हैं डेंसर टू द रेयर, सो इट बेंड्स, सॉरी रेयर टू द डेंसर, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो रे जो है वो ये चलेगी। तो ये कुछ रे डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर ली जो यहाँ से पता चल रही थी, पर अभी पोजीशनिंग बताएं कि कहाँ पे बनी होगी, तो हमें वी का पता होना जरूरी है कि वी कहाँ पे है। हमें कह रखा है कि जो ये जो एक प्रॉपर जो वो स्फेरिकल बॉडी है, तो CP1 और CP2 जो है वो दोनों रेडियल कर्वेचर जो है वो क्या आर ही होंगे। तो ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आर। अब रिफ्रैक्शन लगाते हैं पहले फर्स्ट सरफेस के लिए, तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो ये तो पता चल ही रहा है ना, फर्स्ट सरफेस जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो, तो फर्स्ट सरफेस। अब इस पे रिफ्रैक्शन के लिए जो जब रिफ्रैक्शन लगानी है, तो हमने ये अभी जो फार्मूला जो ड्राइव किया था जिसपे U V एंड R जो रिलेट करे थे, वही फार्मूला जो वो यूज करेंगे। तो देखो U जो है, तो बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी, दैट मींस पैरेलल बीम ऑफ रे जो है वो कब कंसीडर करते हैं, जब जो वो ऑब्जेक्ट जो रे है वो कहाँ से आ रही होती है, जब इन्फिनिटी से आ रही होती है। तो U जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे, और V जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो V की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करते हैं। μ1 और μ2 जो है वो यहाँ पे अब चूज करने की बारी आई, तो μ1 और μ2, U ऑब्जेक्ट जो है वो रे जो है वो, मतलब μ1 की वैल्यू जो है वो अब क्या हो जाएगी, μ1 हो जाएगी बच्चों 4/3, जहां से रे ट्रेवल करने लग रही है, और जहां रिफ्रैक्शन हो रही है वो वाला μ2 होगा, तो ये जो होगा कितना था, दैट इज 1, करेक्ट है। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन, क्या थी वो, μ1 अपॉन U माइनस प्लस μ2 अपॉन V is equal to μ2 minus μ1, that is the difference between the two refractive indices, and divided by the radii of curvature R। इस केस में जो हमारा R होगा रेडियाई ऑफ कर्वेचर, वो क्या लिखा जाएगा, प्लस R या माइनस R, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है हमारी अभी भी लेफ्ट टू राइट, और डिस्टेंस जो है वो हमेशा कहां से मेजर करने हैं, पोल से, तो P1C का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, दैट इज प्लस R, जो वो लिखा जाएगा। वैल्यू पुट करो, यहाँ तो इन्फिनिटी, यू की जगह इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया, μ2 की जगह जो वो 4 अपॉन 4 नहीं है, सॉरी, μ2 जो हमारा 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई V, ये जो हमें फाइंड आउट करनी है V की पोजीशन, μ2 माइनस μ1 यानी कि 1 माइनस 4/3 अपॉन प्लस R, तो ये बन जाएगा 3 माइनस, सो इट्स माइनस कितना बना, माइनस 3 है, यही है, विच इम्प्लाइज V इज इक्वल टू आ गया
माइनस ऑफ 3r। सो माइनस ऑफ 3r का मतलब है माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है उसके अगेंस्ट जो है वो हमारी इमेज की पोजीशनिंग आ रही होगी। तो अप्रोक्सीमेशन में जो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, या पोल से जो वो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जो वो ये पहली जो वो इमेज जो वो बन गई पहले सरफेस के लिए I1, और कितने डिस्टेंस पे हुई, कलर चेंज करके जो भी यूज करता हूँ, ये कितने डिस्टेंस पे हुई, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा कहाँ से मेजर होने हैं, पोल से, तो ये हुई माइनस ऑफ 3r। तो इसको जो वो माइनस ऑफ 3r जो वो लिख देंगे। नेक्स्ट, अब दूसरी केस पे आते हैं, जब रिफ्रैक्शन जो वो दूसरे सरफेस पे आके जो वो हो रही है, दूसरे सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगी तो उसके लिए जो वो कैसे u और v जो वो चूज करने हैं, फार्मूला जो वो ये फिक्स रहेगा सबके लिए। नाउ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, ये तो क्लियर हो रहा होगा कि सेकंड सरफेस जो वो आएगा, और सेकंड सरफेस के लिए जो वो u और v जो वो कैसे जो चूज करेंगे। u जो है, ये जो इमेज जो बनी है वो फर्स्ट सरफेस के लिए थी, ये सेकंड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह जो वो काम कर रही होगी, यानी कि u होगा। अब u की वैल्यू जो वो डिस्टेंस जो है वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस का साइन माइनस रहता है। अब होगा कितना ये u, अब इसको ध्यान से देखो कितना होगा, डायग्राम में फिर से देखो, ये u होगा, क्योंकि अब ये डिस्टेंस जो वो कौन से बात कर रहे हैं हम, सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि ये वाला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो ये है, जो रेड डॉट लगा रहा हूं, ये वाला। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, तो पोल से देखना है। तो बच्चों कहां पे है ये ऑब्जेक्ट, इस P1 से तो -3r पे है, पर P2 से जो वो कितना हो जाएगा, P2 से जो है वो ये यहां से लेकर यहां तक ये भी ऐड हो जाएगा। ये कितना है बच्चों, ये है 2r। अब क्या है कि जो अगेन जो है वो हमारा जो मेजरमेंट हो रही है वो कैसे हो रहा है, एक है 3r और एक है क्या 2r, तो टोटल को कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 + 2r, क्योंकि दोनों जो है वो अगेंस्ट का जो वो रे है ना, तो अभी ये डिस्टेंस जो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू u की वैल्यू जो वो हो जाएगी इस केस में, दैट इज इक्वल टू 3r तो है, साथ में +2r। होप कि क्लियर हुआ होगा ये अभी डायग्राम से। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5r, u की वैल्यू मिल गई। v तो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है, और r यानी कि जो इस केस में मैं इसे रेडियाई कर्वेचर लिख रहे हैं, तो उसको क्या था, P2C जो है, P2C जो है वो r प्लस लिखा जाएगा या माइनस लिखा जाएगा, ये जो है वो सोचना है। तो इस केस में जो है वो हमारा r जो है वो क्या होगा, P P जो r होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वो क्या लिखा जाएगा, जो P2C है इसी को जो वो r कह रहे हैं, तो r क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ r, क्योंकि अभी जो वो r जो वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नहीं है, क्योंकि जो सेकंड सरफेस के लिए पोल जो वो P2 है, तो उसके जो है वो हम लेफ्ट की तरफ जो वो रीड कर रहे हैं, जबकि इंसिडेंट डायरेक्शन अभी भी रे के क्या है, लेफ्ट टू राइट है, पर हम जो है वो राइट की तरफ नहीं डिस्टेंस मेजर हो रहा है, हमारा लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो ये माइनस साइन आएगा। वैल्यू फिर यूज करो, इक्वेशन क्या थी, हाँ अभी और एक चीज जो वो चूज करना रहेगी, दैट इज μ1 और μ2 जो वो क्या होंगे, μ1 की वैल्यू क्या होगी और μ2 की वैल्यू क्या होगी। ये तो क्लियर है कि हमारे पास दो जो है वो मीडियम है, एक एयर है और एक जो वो वाटर है, तो μ1 जो म्यू, जब हमें μ1 और μ2 चूज करने हैं, तो इस केस में जो है हमारा μ1 जो है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि जो μ1 है जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एयर बबल के अंदर जो था, तो दैट इज 1, और फाइनल इमेज जो है वो कहाँ, वाटर की तरफ, तो वो दैट इज क्या है, μ2 की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अभी जो पहले जो था, पहले हमारा म्यू जो था वो
4/3 था और μ2 जो है वो 1 था, पर अब जो है वो रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एयर से जो है वो स्टार्ट हुई, तो वहां से जो है वो रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो चूज करना है। तो ये μ1 और μ2 को रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखो कि μ1 और μ2 जो वो क्या है। होप क्लियर होगा कि ये μ1 और μ2 जो वो कैसे चूज करें। अब फार्मूले में जो इक्वेशन में पुट करो, देयरफॉर क्या थी इक्वेशन, μ1 अपॉन माइनस यू, तो μ1 1 और माइनस तो पहले से था, और u की वैल्यू, तो u की वैल्यू कितनी है -5r, तो ये लिखी गई, तो दैट इज ये आ गया इक्वल प्लस फिर μ2, तो μ2 की वैल्यू है 4/3 इंटू वी हमें फाइंड आउट करना है, फिर μ2 माइनस μ1 यानी कि 4/3 -1 अपॉन r, तो r जो वो कितना है यहाँ पे -r जो वो पुट करना है। कन्वेंशन अगर सही लग गए तो फिर ये क्वेश्चन जो वो क्लियर, क्योंकि यहाँ कन्वेंशन का जो है वो सबसे बड़ा रोल जो है वो कन्वेंशन का। इक्वेशन तो बड़ी आसान सी है, पर कैसे u और v जो है वो चूज करने हैं, u v और r जो है वो उनके साथ कन्वेंशन जो है वो करेक्ट लगाने आने चाहिए। ये माइनस माइनस जो वो प्लस हो गया, तो इसको सॉल्व करके देखो, 1/5r प्लस 4/3v is equal to 1/-3r, तो 4/3v is equal to -1/3r माइनस 1/5r, ये हो जाएगा 5 और 3 जो आई थिंक 8 हो गए ना, तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 8, सो माइनस माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा -8 r नहीं -8 अपॉन 15r, करेक्ट है, ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए v, तो ये अभी 1/v है, तो अगर v लिखना होता तो मैं लिख सकता था 3/4 इज इक्वल टू -15r अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप में v निकालना, तो v इज इक्वल टू आ गया -15r अपॉन 8 इंटू 4/3, 4/3, so 3 5s are 15, 4 2s are 18, आंसर -5r/2, -5r/2 जो वो आंसर आ गया। तो हियर द v क्या आ गया, v इज इक्वल टू -5r/2, दिस इज द फाइनल आंसर। अब डायग्राम में जो है वो सोचना है कि ये -5r/2 मतलब ये लगभग 2.5 r पे नेगेटिव बना, इसका मतलब अगेन जो है वो इमेज जो है वो कैसे कहाँ पे बनी होगी, ये जो डायग्राम में फिर से ये इमेज जो बनी होगी, एक तो बनी थी ये वाली जो पहली वाली थी, ये I1, ऐसे जो है वो अब जो दूसरी होगी ये कहीं यहाँ पे ऐसे ये I2, क्योंकि क्या कहा 2.5 r के डिस्टेंस पे है, तो 2.5 r का मतलब 2r तो ये रहा, और उसका हाफ जो है वो कुछ ऐसा ही यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 2.5 r। तो ऑल द डिस्टेंस जो वो कहाँ से मेजर होते हैं, पोल से। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? बस तो ये इस ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें μ1 और μ2 के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। तो μ1 और μ2 जो है वो
कि ओरिजिन जो है वो इन सब के लिए जो है वो ओरिजिन जो है वो हमारा कहाँ से जो है वो डिस्टेंस जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो ओरिजिन जो है वो हमेशा कहाँ पे होगा, पोल से होगा, हमेशा पोल से जो है वो स्टार्टिंग होगी, तो पोल से होगा ओरिजिन। ऐसे केस में जो यू वी आर है वो विद द साइन जो वो पुट करने हैं, पुट यू कॉमा वी एंड आर विद द साइन। फार्मूले में जो है वो तो है ही है, पर आगे उसके बाद जो है वो उसमें वैल्यू जब पुट करनी है तो हमेशा विद द साइन के साथ जो वो पॉजिटिव नेगेटिव जो ध्यान रखना है। म्यू वन और म्यू टू जो वो कैसे चूज करने हैं, तो वो तुमने ऑब्जेक्ट और इमेज का जो वो सिचुएशन देखनी है जिससे रे आती है। तो रे जो वो किससे आती है, ऑब्जेक्ट से, तो वो जो है वो जिससे रे आ रही होगी वो हो जाएगा म्यू वन। म्यू वन जो वो क्या चूज कर लेंगे, द जहां से जो है वो रे जो है वो इनकमिंग है, इनकमिंग रे, जिससे रे जो है वो आ रही हो। और म्यू टू जो है वो क्या है, आउट गोइंग है, ऐसे सोच सकते हैं, मतलब जिसमें रे जो है वो जा रही है। और जिसमें आउट गोइंग रे जहां जिस हम ये कह सकते हैं कि जिससे म्यू वन क्या है, जिससे रे आ रही है, जिससे रे आ रही है। और म्यू टू क्या है, जिसमें रे जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।